मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप। 20 अगस्त 2022 की रात रूस की राजधानी मॉस्को के एक हाईवे के बीचों बीच एक शख्स बदहवास खड़ा था। वो बार बार अपना सिर पकड़ रहा था, अपने हाथ फैला रहा था, पैर पटक रहा था। उसके सामने जो नज़ारा पसरा हुआ था उसने उसकी आंखों में बेहिसाब हैरानी भर दी थी। सड़क पर एक कार धूं कर जल रही थी। कार के चीथड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे, साथ में मांस के कुछ लोथड़े भी। जो शख्स ये सब देख रहा था उसके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ बेचारगी भी थी। हैरानी इसलिए कि मौत की मशीन बन चुकी उस कार में उसे भी होना था, लेकिन ऐन समय पर उसने अपना मन बदल दिया। और बेचारगी इसलिए क्योंकि उस कार को उसकी सगी बेटी चला रही थी, जिससे उसने कुछ घंटे पहले ही कहा था, तुम अपनी कार से घर निकलो, मैं थोड़ी देर से आता हूँ। बेटी घर के लिए निकली और कभी पहुंच ही नहीं पाई। रास्ते में उसकी कार में धमाका हुआ और उसी में उसकी मौत हो गई। सामान्य स्थिति में ये दुर्घटना किसी आम रोड एक्सीडेंट की तरह फाइल में लिखी जाती, जांच का दिखावा होता और फिर बात खत्म हो जाती। लेकिन 20 अगस्त की रात जो हुआ उसने रूस की सत्ता के केंद्र क्रेमलिन से लेकर यूक्रेन और बाकी दुनिया को अलर्ट कर दिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि उस कार दुर्घटना में मरने वाली लड़की का नाम डारिया डुगिना था और हाईवे पर बदहवास खड़े उसके बाप का नाम अलेक्जेंडर डुगिन है। वही अलेक्जेंडर डुगिन जिन्हें पुतिन का रासपुतिन कहा जाता है, जिन्हें वेस्टर्न मीडिया में पुतिन का दिमाग कहा जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि पुतिन जो करते या कहते हैं वो डुगिन बहुत पहले लिख चुके हैं। तो आज हम जानेंगे अलेक्जेंडर डुगिन की पूरी कहानी क्या है, उन्हें पुतिन का दिमाग क्यों कहा जाता है और डुगिन की बेटी की हत्या में यूक्रेन का नाम क्यों आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आगे चलने से पहले एक जरूरी सूचना, दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। ये भारत में ऑडियो बुक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है। यहाँ पर आपको तमाम विधाओं में बोलने वाली किताबों का भंडार मिलता है, यानी ज्ञान का फुल पैकेज, वो भी एक ही ऐप पर। कुकू एफएम लल्लन टॉप के साथियों के लिए खास ऑफर लेकर आए हैं। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट। ऑफर का फायदा आपको मिलेगा कैसे? सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 का एक छोटा सा कोड डालना होगा। ध्यान रहे ऑफर पहले 500 यूजर्स के लिए ही है और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर पहुंचिए। सूचना समाप्त, अब शो को आगे बढ़ाते हैं, जहां आज बात अलेक्जेंडर डुगिन की करेंगे। पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। साल 1997 रूस में एक किताब पब्लिश हुई, उसका नाम था द फाउंडेशंस ऑफ जियोपॉलिटिक्स। इस किताब में यूक्रेन पर भी लिखा गया था। इसके मुताबिक एक देश के तौर पर यूक्रेन का कोई भू राजनीतिक आधार नहीं है, उसका कोई सांस्कृतिक महत्व नहीं है, कोई भौगोलिक अनोखापन नहीं है, कोई जातीय विशेषता नहीं है। यानी यूक्रेन कोई देश है ही नहीं, उसके पास राष्ट्र बनने लायक कोई विशेषता नहीं है। ये दावा करने वाले लेखक का नाम था अलेक्जेंडर डुगिन। जिस समय डुगिन की किताब पब्लिश हुई उस समय व्लादिमीर पुतिन सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने में मशगूल थे। इसके 2 बरस बाद वो पहले रूस के प्रधानमंत्री बने और फिर बोरिस येल्त्सिन ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। उसके बाद से रूस की सत्ता पर पुतिन का आधिपत्य है। पुतिन पहली बार साल 2000 में राष्ट्रपति बने। बीच में कुछ समय के लिए उन्होंने कुर्सी अपने एक वफादार दमित्री मेदवेदेव को सौंपी थी, लेकिन फिर वापस काबिज हो गए। अभी तक हैं और आगे भी रहने का इरादा है। 2021 में पुतिन ने एक लेख लिखा ऑन द हिस्टोरिकल यूनिटी ऑफ रशियंस एंड यूक्रेनियंस। इसमें पुतिन ने डुगिन की लिखी कई बातों को दोहराया। मसलन यूक्रेन कोई देश नहीं है, यूक्रेन को रूस से अलग रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके 6 महीने बाद ही पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन पर हमला करने का आदेश दे दिया। पुतिन ने इस हमले को जायज ठहराने के लिए बार बार डुगिन की थ्योरी दोहराई है। वो ये भी कहते रहे हैं कि यूक्रेन कोई देश ही नहीं है। ये वही थ्योरी है जिसके बारे में डुगिन ने 90 के दशक में अपनी किताब में लिखा था। पुतिन ने भले ही फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया हो, लेकिन इसकी भविष्यवाणी 8 बरस पहले ही हो चुकी थी। फरवरी 2014 की बात है। 3 महीने तक चले यूरोमैदान प्रोटेस्ट के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच देश छोड़कर भाग गए। यानुकोविच रूस के समर्थक थे। वो यूरोप की बजाय रूस से करीबी रखना चाहते थे। इसी वजह से यूक्रेन की जनता उनके खिलाफ हो गई थी। यानुकोविच के भागने के बाद यूक्रेन अस्त व्यस्त था, राजनीतिक अस्थिरता थी, अराजकता फैली हुई थी। इसका फायदा उठाकर रूस ने
क्रीमिया पर हमला कर दिया। क्रीमिया को निकिता क्रुश्चेव ने 1950 के दशक में यूक्रेन को गिफ्ट में दिया था। उस समय यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। सोवियत संघ के विघटन के बाद उसका उत्तराधिकार रूस को मिला। यूक्रेन अलग देश बना, क्रीमिया उसका हिस्सा बन गया, लेकिन रूस के जहन से वो अलग नहीं हुआ था। रूस बस मौके के इंतजार में था। जैसे ही उसे यूक्रेन में अपना प्रभाव कम होने की आशंका लगी, उसने हमला करके क्रीमिया को अपना हिस्सा बना लिया। इस हमले के 3 महीने बाद अलेक्जेंडर डुगिन ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया। इसमें डुगिन ने कहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई को कोई नहीं रोक सकता, ये होना ही है। डुगिन ने यह भी कहा था कि रूस को मोरल अथॉरिटी बचाए रखने के लिए यूक्रेन पर हमला कर देना चाहिए। डुगिन ने ऐसी अपील 2008 में भी जारी की थी। उस समय रूस ने जॉर्जिया पर हमला किया था। इसके अलावा डुगिन ने ही नोवो रशिया यानी न्यू रशिया का टर्म इजाद किया था। इसका इस्तेमाल कथित तौर पर अतीत के रूसी साम्राज्य को रिवाइव करने के प्लान के लिए किया जाता है। पुतिन का एक मकसद ये भी है। अब तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो पुतिन कहते या करते हैं वो डुगिन ने बहुत पहले बताया, लिख दिया था। ये एक संयोग भी हो सकता है। हालांकि वेस्टर्न मीडिया में संयोग की संभावना पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। वहाँ ये बात चली कि व्लादिमीर पुतिन के पीछे डुगिन का दिमाग काम करता है। कहा यह भी गया कि अगर पुतिन के अगले कदम को देखना है तो आपको डुगिन पर नजर रखनी होगी। डुगिन को पुतिन के रास्पुतिन के तौर पर भी पेश किया गया। रास्पुतिन रूस के आखिरी जार निकोलस द्वितीय का आध्यात्मिक गुरु था। कहते हैं कि उसके इशारे पर रूस में पत्ता हिलता था। इससे कुलीन वर्ग के लोग नाराज हो गए। उन्होंने साजिश करके रास्पुतिन की हत्या कर दी। डुगिन को रास्पुतिन के कद का बताया जाता है, लेकिन तर्क इस धारणा के खिलाफ भी दिए जाते हैं। कहा जाता है कि डुगिन को जरूरत से ज्यादा प्रचार मिला है। ऐसा इसलिए क्योंकि डुगिन के पास कोई आधिकारिक पद नहीं है। बहुत संभावना इस बात की है कि पुतिन पर डुगिन की थ्योरीज का प्रभाव रहा हो, लेकिन उन्हें पुतिन का आध्यात्मिक गुरु बताना पूरी तरह सही नहीं है। प्रोविडेंस की एक रिपोर्ट में रूस के तंत्र पर नजर रखने वाले जानकार का अनुभव पब्लिश हुआ था। उन्हें रूस की सेना के एक अधिकारी ने कहा था, डुगिन की जितनी चर्चा रूस में नहीं होती उससे कई गुना ज्यादा वेस्ट में हो जाती है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डुगिन रूस के अंदर या बाहर बिना किसी सिक्योरिटी के सफर करते हैं। उन्हें क्रेमलिन के अंदर एक्सेस भी नहीं मिला है। कहा जाता है कि डुगिन पुतिन के करीब जाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं, उकसावे वाले बयान देते हैं। डुगिन इंटरव्यूज के लिए पैसे भी मांगते हैं। इतना विरोधाभास रखने वाले अलेक्जेंडर डुगिन आखिर हैं कौन? डुगिन का जन्म 1962 में हुआ था। उनके पिता सोवियत संघ की सेना में अधिकारी थे। डुगिन सोवियत संघ के विघटन के बाद चर्चा में आए थे। उन्होंने लेख लिखकर आने वाले समय के रूस की परिकल्पना की थी। इसमें उन्होंने दावा किया था कि रूस ही इकलौता देश है जो पश्चिमी देशों को टक्कर दे सकता है। डुगिन अभी तक 30 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पुतिन के पैरोकार के तौर पर पेश होते हैं। वो पुतिन के आक्रामक रवैये का जमकर प्रचार करते रहते हैं। उनकी बेटी डारिया डुगिना भी अपने पिता के नक्शे कदम पर ही चल रही थी। यूक्रेन पर हमले का प्रचार करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने बाप बेटी की जोड़ी को बैन कर दिया था। पर आज हम आपको ये कहानी क्यों सुना रहे हैं? दरअसल 20 अगस्त 2022 को रूस की राजधानी मॉस्को के पास ज़खोरोव स्टेट में आर्ट से जुड़ा एक इवेंट चल रहा था। ज़खोरोव स्टेट में महान रूसी लेखक अलेक्जेंडर पुश्किन का बचपन गुजरा था। बाद में इस जगह को म्यूजियम में बदल दिया गया। यहीं पर आर्ट और लिटरेचर के चुनिंदा आयोजन भी होने लगे। 20 अगस्त की दोपहर ज़खोरोव स्टेट के लिए बेहद खास थी। इसमें अलेक्जेंडर डुगिन और उनकी बेटी डारिया डुगिना दोनों हिस्सा लेने आए थे। शाम में उन्हें वापस लौटना था। तय प्लान के मुताबिक डुगिन को डारिया के साथ ही जाना था, लेकिन उन्होंने ऐन मौके पर अपना मन बदल दिया। डुगिन ने अपनी कार डारिया के हवाले कर दी। बोले मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। डारिया कार लेकर निकली और रास्ते में उसकी कार में लगा बम फट गया। डारिया की मौके पर ही मौत हो गई। रूसी मीडिया में छपी रपटों के अनुसार जिस कार में ब्लास्ट हुआ वो डुगिन के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। बम धमाके के बाद पुलिस ने हत्या की जाँच शुरू की। उनका दावा इस धमाके की प्लानिंग सोच समझकर की गई थी। बम को रिमोट के जरिए डेटोनेट किया गया था। चूंकि कार डुगिन के नाम पर थी इसलिए माना जा रहा है कि हमला उन्हें निशाना बनाकर किया गया था, लेकिन प्लान चेंज होने के कारण डुगिन बच गए। रूस के विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर एक धमकी भी जारी की है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर हमले में यूक्रेन की भूमिका की पुष्टि हुई तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। इस हमले पर यूक्रेन ने क्या कहा ये भी जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा इस हमले में कोई हाथ नहीं है। यूक्रेन रूस की तरह कोई क्रिमिनल स्टेट नहीं है। हम इस तरह के कृत्यों में शामिल नहीं होते। इस मामले में जो भी अपडेट्स आएंगे उन्हें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।
ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। हालांकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल के लिए उन्हें राहत दे दी है। इमरान की गिरफ्तारी पर 25 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है। अभी समझते हैं कि इमरान पर ये केस लगा क्यों, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 2022 को। इमरान खान इस्लामाबाद के फातिमा जिन्ना पार्क में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस और एक जज की निंदा की। साथ ही उन्होंने सत्ताधारी नेताओं को चोर कहा। इमरान ने इस दौरान उनके सहयोगी और पार्टी के नेता शाहबाज गिल की गिरफ्तारी की भी निंदा की। इमरान इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने इसी रैली में पाकिस्तान आर्मी को भी लपेटे में ले लिया। इमरान अक्सर अपने भाषणों में आर्मी के लिए न्यूट्रल्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इस बार भी उन्होंने यही टर्म इस्तेमाल करते हुए आर्मी की निंदा की। उन्होंने कहा, मैं अपने न्यूट्रल से कहना चाहता हूं कि आप पाकिस्तान, उसके लोगों और इंसाफ के लिए खड़े हों, ना कि इन चोरों के साथ खड़े हों। यहाँ इमरान का चोरों से मतलब पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं से था। इमरान ने आगे कहा, आप हमेशा न्यूट्रल होने की बात करते हो, लेकिन क्या आप वाकई न्यूट्रल हो? इस भाषण के बाद इमरान पर आरोप लगा कि उन्होंने देश का माहौल खराब करने की कोशिश की और शांति व्यवस्था भंग करने की साजिश रची। ये भी कि उन्होंने कई बड़े अधिकारियों को धमकाया भी है। इस पर बड़ा विवाद हुआ। इस भाषण के लिए उनके खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। फिर खबर आई कि इमरान की गिरफ्तारी होगी। खबर आते ही उनके समर्थक उनके घर के सामने इकट्ठे होने लगे। धमकी दी कि अगर इमरान गिरफ्तार हुए तो इसका सही परिणाम देखने को नहीं मिलेगा, बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। इमरान के घर के पास कुछ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। उनका कहना है कि वे कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए यहाँ तैनात किए गए हैं, ना कि इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए। एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत गिरफ्तारी होना लगभग तय माना जाता है। इमरान को भी गिरफ्तारी का डर था, इसलिए उन्होंने गिरफ्तारी के पहले ही इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमानत की अपील कर दी थी। इस याचिका में कहा गया कि सरकार झूठे आरोपों के तहत इमरान खान की गिरफ्तारी करना चाहती है। गिरफ्तारी के लिए सरकार के पास पर्याप्त सबूत नहीं है। ताज़ा अपडेट ये है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान को गुरुवार तक के लिए राहत दे दी है, लेकिन ये राहत कब तक बरकरार रहेगी, दावे से ये नहीं कहा जा सकता। आज की दूसरी सुर्खी सोमालिया से है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के होटल हयात में अल शबाब के आतंकियों ने कब्जा कर लिया था। 30 घंटों तक चली मुठभेड़ के बाद होटल को छुड़ा लिया गया है। इस घटना में अब तक 21 लोगों की मौत और 117 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। ये पुष्टि सोमालिया के स्वास्थ्य मंत्री अली हाजी अदन ने खुद की है। पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार ऑपरेशन के बाद 106 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इस ऑपरेशन में सोमालिया के 10 सैनिक मारे गए, जबकि सभी आतंकियों को ढेर कर दिया गया। होटल हयात में कब्जे की वारदात शुक्रवार की शाम से ही शुरू हो गई थी। शुक्रवार की शाम को अल शबाब ने पहले बम विस्फोट किया, उसके बाद गोलीबारी की और होटल के अंदर घुसने में कामयाब हुए। अंदर घुसते ही उन्होंने वहां मौजूद लोगों को बंधक बना लिया। 20 अगस्त को इस बात की पुष्टि हुई कि कब्जा अल शबाब ने किया है। अल शबाब के प्रवक्ता ने शनिवार को मीडिया को बताया कि हमला उसके लड़ाकों ने किया है। अल शबाब संगठन 2006 में बना था। इसका पूरा नाम हरकत अल शबाब अल मुजाहिदीन है। इसका संबंध अल कायदा से बताया जाता है। इसका मकसद सोमालिया की सरकार को ख़त्म करके अपना शासन शुरू करना है। अल शबाब का प्रभाव सोमालिया, इथियोपिया और केन्या में भी है और इसका जाल अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका तक फैला हुआ है। अमेरिका ने 2008 में अल शबाब को आतंकी संगठन घोषित किया था। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी यूएई से है। यूएई ने 6 साल बाद ईरान में फिर से अपना राजदूत तैनात करने का ऐलान किया है। यूएई की सरकारी समाचार एजेंसी WAM के अनुसार ईरान में यूएई के राजदूत सैफ मोहम्मद अल जाबी आने वाले दिनों में तेहरान लौटेंगे। पिछले हफ्ते यूएई और ईरान के विदेश मंत्रियों ने टेलीफोन पर बातचीत की थी और संबंधों को सुधारने की चर्चा की थी। ईरान से खाड़ी देशों की तलखी पिछले कुछ वक्त में कम होती हुई नजर आई है। पिछले हफ्ते कुवैत ने 2016 के बाद पहली बार ईरान में एक नया राजदूत नियुक्त किया। वहीं सऊदी अरब ने बगदाद की मध्यस्थता वाली वार्ता में ईरान के साथ तनाव खत्म करने के संकेत दिखाए हैं। लेकिन ईरान के खाड़ी देशों से संबंध बिगड़े क्यों थे? दरअसल 2016 में सऊदी अरब ने शिया धर्मगुरु अयातुल्ला निम्र अल निम्र को फांसी दी। निम्र अल निम्र को आतंकवाद के मामले में दोषी ठहराया गया था। वो सऊदी सहित कई खाड़ी देशों की खुलकर निंदा करता था।
उसकी मुख्य वजह थी इन सुन्नी बाहुल्य देशों में शियाओं के खिलाफ जुल्म होना। फांसी के बाद ईरानी प्रदर्शनकारियों ने खाड़ी देशों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किए। इन प्रदर्शनों का असर खाड़ी देशों के साथ ईरान के रिश्ते पर भी पड़ा। रिश्तों में दूरियां आई, लेकिन हालिया घटनाक्रम ये बताता है कि अब ईरान खाड़ी देशों के साथ अपने रिश्ते ठीक करने को लेकर गंभीर है। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।